नागेश करसगी ऑर्किड स्कूल तथा परिवार की तरफ से मैं सुसलादी आज की इस तासिका में आपका सहर्ष स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने कक्षा 7वीं के लिए वसंत भाग 2 में संकलित पाठ क्रमांक 14 जो है खान पान की बदलती तस्वीर, यह लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। खान पान की बदलती तस्वीर, इस पाठ के लेखक हैं प्रयाग शुक्ल जी। इस पाठ के लेखक हैं प्रयाग शुक्ल जी। खान पान का जो बदलता स्वरूप है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है या बताया गया है। तो 10-15 वर्षों में खान पान की जो संस्कृति है, इस संस्कृति में काफ़ी बदलाव आया है। दक्षिण भारत व उत्तर भारत के भोजन काफ़ी हद तक पूरे देश में अपना स्थान बना चुके हैं। जैसे कि दक्षिण भारत का इडली, डोसा, बड़ा सांभर, रसम दक्षिण भारत में ही नहीं उत्तर भारत में भी पूर्णतया उपलब्ध है और उत्तर भारत के ढाबे व उनमें उपलब्ध रोटी, दाल, साग पूरे देश में आपको मिलेंगे। तो देखिए, खान पान की बदलती तस्वीर, यह जो पाठ है, इस पाठ में खान पान का जो बदलता स्वरूप है वह किस प्रकार से है, यह बताने का प्रयास सर्वप्रथम किया गया है। और यह बताते हुए लेखक प्रयाग शुक्ल जी जो है, उन्होंने यह बताया है कि यह जो 10-15 साल है, इन 10-15 सालों में खान पान की जो संस्कृति है वह काफ़ी बदल चुकी है या उसमें काफ़ी बदलाव आ चुका है। इसके लिए उन्होंने दक्षिण भारत तथा उत्तर भारत का उदाहरण लिया है। अब देखिए, इन्होंने यहाँ पर बताया है कि पहले कैसे था। सबसे पहले तो यह जानना काफ़ी ज़रूरी है कि यह जो भारत है, यह भारत विविधता में एकता होने वाला देश है। यानी कि भारत में अनेक प्रांतों में अलग अलग जाति के लोग एकता के साथ रहते हैं। अनेक धर्म के लोग भाई बंधु की तरह रहते हैं। तो अलग अलग प्रांतों में अलग अलग व्यंजन बनाए जाते हैं। व्यंजन अर्थात खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। तो यहाँ लेखक प्रयाग शुक्ल जी जो है, उन्होंने बताया है कि यह जो 10-15 साल है जो है, इन 10-15 वर्षों में यह जो खान पान की जो संस्कृति है वह काफ़ी बदल चुकी है। अब इसमें किस प्रकार से बदलाव आए हैं वह उन्होंने बताते समय क्या कहा है कि जो दक्षिण भारत व उत्तर भारत है, जो दक्षिण भारत या उत्तर भारत है, इनके भोजन में भी काफी हद तक पूरे देश में अपना स्थान बना चुके हैं। यानी कि प्रथम कैसा था कि जो उत्तर भारत हो या दक्षिण भारत हो, वहाँ जो व्यंजन बनाए जाते थे, यानी कि जो खाद्य पदार्थ बनाए जाते थे, वहाँ तक ही सीमित रहते थे। परंतु आज के दौर में अगर हम देखते हैं तो उत्तर भारत में बनाए जाने वाले जो खाद्य पदार्थ है, जो व्यंजन है, उनका आस्वाद हम दक्षिण भारत में बैठकर भी ले सकते हैं। उत्तर भारत में बनाए जाने वाले व्यंजन आज हम दुनिया के किसी भी कोने में जाएं, वहाँ पर हम सेवन करने के लिए प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि खाने के लिए हमें मिल सकते हैं। तो यहाँ लेखक जो है प्रयाग शुक्ल जी, उन्होंने यही बताने का प्रयास किया है कि दक्षिण भारत तथा उत्तर भारत जो है, इनके जो भोजन है, यानी कि इनके स्थान में जो भी खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं, जो भोजन पदार्थ बनाए जाते हैं, काफ़ी हद तक आज वह उसी क्षेत्र के लिए सीमित नहीं रह चुके हैं। आज पूरे भारत देश में वह क्या कर चुके हैं, अपना स्थान बना चुके हैं। यानी कि देश के किसी भी कोने में आप जाओ और आपकी इच्छा के अनुसार आप चाहे वहाँ दक्षिण भारत के खाद्य पदार्थों के लिए आग्रह करो या उत्तर भारत के बनने वाले पदार्थों के लिए आप कह दीजिए, वह आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे। यानी कि पूरी भारत में वह क्या कर चुके हैं, अपना स्थान बना चुके हैं। तो लेखक प्रयाग शुक्ल जी जो है वह हमें बताना चाहते हैं कि दक्षिण भारत में जो मिलने वाले खाद्य पदार्थ हैं, दक्षिण भारत में मिलने वाले जो खाद्य पदार्थ है, जैसे कि देखा जाता है कि दक्षिण भारत में इडली, डोसा, बड़ा सांभर, रसम, यह पदार्थ जो है वह दक्षिण भारत में ही नहीं बल्कि वह उत्तर भारत में भी पाए जाते हैं।
जैसे कि उन्होंने बताया है कि दक्षिण भारत के यह जो खाद्य पदार्थ है कि इडली, डोसा, बड़ा सांबर, रसम, यह दक्षिण भारत में ही सीमित नहीं है, बल्कि अगर हम उत्तर भारत में भी जाते हैं तो उत्तर भारत में भी पूर्णतः उपलब्ध यह मिल जाते हैं या उपलब्ध हो जाते हैं। और उत्तर भारत के जो ढाबे हैं वह उनमें उपलब्ध जो रोटी, दाल है, साग है, यह भी हमें क्या होता है कि भारत के हम किसी भी कोने में जाए, पूरे देश में अगर हम जाकर इन खाद्य पदार्थों की मांग करें तो वह हमें आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं या खाने के लिए मिल जाते हैं। लेखक आगे चलकर कहते हैं कि फास्ट फूड का चलन भी कम नहीं है। आजकल हम तो बहुत, अगर अधिक मात्रा में देखा जाए तो फास्ट फूड खाना बहुत पसंद करते हैं, बच्चों को भी काफी पसंद है फास्ट फूड। जैसे कि बर्गर व नूडल्स सभी स्थानों पर खाए जाते हैं, परोसे जाते हैं। आलू चिप्स, गुजराती ढोकला, गाठिया, बंगाली मिठाइयाँ सब जगह पर समान रूप से मिलने लगी है। अब देखिए, लेखक हमें यह बताना चाहते हैं कि आज फास्ट फूड का जमाना है। इस फास्ट फूड के दौर में बच्चे भी क्या करते हैं, उसे अधिक खाना पसंद करते हैं, जैसे कि बर्गर है, पिज्ज़ा है, नूडल्स है, आपके मंचूरियन है, ये सारे फास्ट फूड है। तो इस फास्ट फूड का भी चलन कुछ कम नहीं है, यानी कि यह भी क्या किया जाता है, अधिक मात्रा में पाया जाता है। और लेखक कहते हैं कि आज यह जो फास्ट फूड है वह भी हम किसी भी स्थान पर वह प्राप्त कर सकते हैं या हमें उपलब्ध हो सकता है। लेखक कहते हैं कि बर्गर हो, नूडल्स हो, यह भी क्या किया जाता है, सभी स्थानों पर खाया जाता है और परोसे जाते हैं, यानी कि किसी भी स्थान पर आज आसानी से बर्गर व नूडल्स, पिज्ज़ा, यह सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाती है। अब आगे चलकर लेखक हमें बताते हैं कि जो आलू चिप्स होते हैं, जिन्हें हम वेपर्स कहते हैं, वह गुजराती ढोकला जो है, वह गाठिया, बंगाली, यह सारी जो मिठाइयाँ हैं, यह सारी मिठाइयाँ सब जगह पर समान रूप से मिलने लगी हैं। पहले ऐसे नहीं होता था। गुजराती ढोकला जो है, ढोकला सिर्फ गुजरात में पाया जाता था, ठीक है। मतलब हर प्रदेश के अपने अपने विशिष्ट व्यंजन होते जो वहीं पर पाए जाते थे या वहीं पर बनाए जाते थे। अगर हम उस स्थान पर जाते हैं तभी हम उनको सेवन कर सकते थे, परंतु आज ऐसा नहीं है, आज का दौर बदल चुका है। तो यहाँ लेखक बताते हैं कि यहाँ आलू चिप्स हो, गुजराती ढोकला हो, गाठिया बंगाली हो या अन्य प्रकार की कोई भी मिठाइयाँ हो जो उस प्रदेश की विशेषता है या उस प्रदेश में विशेष रूप से वह मिठाइयाँ बनाई जाती है। परंतु आज के दौर में अगर हम देखते हैं तो हर जगह पर हमें वह मिठाइयाँ समान रूप में मिलने लगी है। मतलब उनका स्वाद हो, उनका आकार हो, रंग हो, यह सारी चीजें जैसे कि तैसे हमें क्या मिलती है, हर जगह पर उपलब्ध मिलती है या हर जगह पर उपलब्ध होती है। सभी प्रदेशों के व्यंजन सभी स्थानों पर मिलने लगे हैं। तो लेखक यहाँ बताते हैं कि सभी, मतलब मैंने अभी आपको बताया कि हर एक प्रदेश का अपना अपना विशिष्ट व्यंजन होता है। जैसे कि हम महाराष्ट्रियन हैं तो महाराष्ट्रियन लोगों का सबसे खास व्यंजन कौन सा होता है, बिल्कुल सही पहचाना बच्चों आपने, पुरन पोली। तो यह पुरन पोली आज अगर हम दुनिया के किसी भी कोने में जाए तो वह कहीं पर भी हम प्राप्त कर सकते हैं या कहीं पर भी वह उपलब्ध हो सकती है। यही बात नहीं, अगर हम विदेश में भी जाएं, वहाँ के अगर होटल में जाएं या रिसोर्ट में जाएं तो वहाँ पर भी हमें यह पुरन पोली उपलब्ध हो सकती है। तो लेखक हमें बताना चाहते हैं कि सभी प्रदेशों के जो व्यंजन है, व्यंजन अर्थात खाद्य पदार्थ, सभी स्थानों पर मिलने लगे हैं, जबकि पहले यही प्रांत की विशेषता होते थे। यानी कि वह जो व्यंजन है वह व्यंजन उस प्रांत की विशेषता होते थे। जैसे कि मैंने अभी बोला कि पुरन पोली यह हमारी महाराष्ट्र में बनाया जाने वाला व्यंजन है, तो यहाँ हमारे महाराष्ट्रियन लोगों की विशेषता था, परंतु आज यह दुनिया के हर एक कोने में बनाया जाता है और उपलब्ध भी होता है। तो लेखक हमें बताते हैं कि सभी प्रदेशों के जो व्यंजन है वह सभी स्थानों पर मिलने लगे हैं, जबकि पहले ऐसे नहीं होता था। पहले उस प्रांत की विशेषता होते थे वह व्यंजन, अगर उन्हें प्राप्त करना है या उन्हें ग्रहण करना है या उनको खाने की अगर इच्छा निर्माण होती है तो जब हम उस प्रांत में जाएंगे तभी हम उन्हें प्राप्त कर सकते हैं या तभी हम उनका आनंद ले सकते हैं खाने का। परंतु आज ऐसा नहीं है।
आज कहीं पर भी यह व्यंजन उपलब्ध हो सकते हैं उसी विशेष स्वाद में। अब लेखक कहते हैं ब्रेड जो पहले केवल अमीरों के घर में ही आती थी, अब वह कस्बे तक में ही पहुंच चुकी है। ब्रेड नाश्ते के रूप में लाखों करोड़ों भारतीय घरों में सेकी तली जाती है। अब देखिए पहले कैसा था, आज ब्रेड हम उठते हैं तो बेकरी में जाकर ब्रेड लेकर आते हैं, उसे जाम के साथ खाते हैं या बटर के साथ खाते हैं या उसे सेक कर चाय के साथ भी उसके मजे ले लेते हैं। परंतु लेखक यहाँ बताते हैं कि पहले ऐसे नहीं था। यह जो ब्रेड बनती थी तो वह ब्रेड केवल अमीरों के घर में ही आती थी, मतलब गरीब लोगों ने कभी उस ब्रेड का आस्वाद ही नहीं लिया था। लेखक कहते हैं कि यह जो ब्रेड बनती थी वह केवल अमीरों के घर में ही आती थी। परंतु आज के दौर में अगर हम देखते हैं तो ऐसा नहीं है। अब ब्रेड कस्बे तक भी में पहुंच चुकी है। अगर हम नाश्ता भी करते हैं तो ब्रेड नाश्ते के रूप में क्या करते हैं, लाखों करोड़ों भारतीय घरों में यह ब्रेड सेकी तली जाती है। यानी कि आज ब्रेड हर एक भारतीय के घर में पहुंच चुकी है, लेखक यहां बताना चाहते हैं। अब देखिए यह जो खान पान की जो बदलती संस्कृति है, इससे हमारा जो युवा वर्ग है वह काफी प्रभावित हो चुका है। लेखक प्रयाग शुक्ल जी जो है वह हमें बताना चाहते हैं कि बदलती संस्कृति के खान पान से नई पीढ़ी जो है वह काफी प्रभावित हो चुकी है। यह वर्ग पहले ही स्थानीय व्यंजनों के बारे में कम जानता था, लेकिन अब यह वर्ग नए व्यंजनों के बारे में भी अधिक जानता है। स्थानीय व्यंजन भी तो दिन प्रतिदिन घटते जा रहे हैं, जैसे छोले, कुलचे व पाव भाजी, ऐसे अनेक पदार्थ हैं। तो लेखक यह बताना चाहते हैं कि यह जो जिस प्रकार से हमारी संस्कृति में बदलाव आता जाता है, उसी प्रकार यह जो खान पान की संस्कृति है इसमें भी बदलाव आते गए हैं। तो लेखक बताते हैं कि बदली संस्कृति के खान पान से नई पीढ़ी काफी प्रभावित हो चुकी है। यानी कि हमारे प्रदेशीय व्यंजन तो है, लेकिन इसके साथ हमें और अनेक व्यंजन ग्रहण करने के लिए मिलते हैं। हम अनेक पदार्थों का आस्वाद ले सकते हैं और इसी बात से जो नई पीढ़ी है, जो युवा वर्ग है, वह काफी प्रभावित हुआ है और उन्होंने इस बदलाव को स्वीकृत भी कर लिया है। लेखक बताते हैं वह वर्ग पहले ही स्थानीय व्यंजनों के बारे में कम जानता था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज यह वर्ग क्या करता है कि नए व्यंजनों के बारे में अधिक जानता है। लेखक का कहना यह है कि यह जो युवा वर्ग है उनको सिर्फ स्थानीय व्यंजन जो है, यानी कि उनके प्रदेश में होने वाले जो व्यंजन है इनके बारे में वह काफी कम जानते थे। परंतु आज के दौर में अगर देखा जाए तो वह अपने स्थानीय व्यंजनों के साथ साथ ही बाहर के जो व्यंजन हैं उनके बारे में भी वह क्या करते हैं, अधिक जानते हैं। आज अगर हम देखते हैं तो हम क्या करते हैं, यूट्यूब पे सर्च मारते हैं, ठीक है, गूगल पे जाते हैं, वहां पे देखते हैं कि आज कौन कौन से नए पदार्थ हैं, उनको किस प्रकार से बनाया जाता है, वह कहाँ से उपलब्ध होंगे खाने के लिए। यह सारी जानकारी हम कहाँ से लेते हैं, मीडिया की सहायता से लेते हैं, अर्थात आपकी कंप्यूटर से लेते हैं या आपके मोबाइल से ले लेते हैं, ठीक है। तो लेखक जो है वह बताना चाहते हैं कि पहले ऐसे नहीं था। पहले जो यह युवा वर्ग है ना, वह सिर्फ स्थानीय व्यंजनों के बारे में भी कम जानकारी रखता था, परंतु आज यह जो युवा वर्ग है यह नए जो व्यंजन है इनके बारे में भी क्या करता है, अधिक जानकारी प्राप्त करता है या अधिक जानकारी अपने साथ रखता है। लेखक कहते हैं कि स्थानीय व्यंजन भी तो दिन प्रतिदिन घटते जा रहे हैं। अब लेखक कहते हैं कि जो हमारे प्रदेशीय व्यंजन है, जो स्थानीय व्यंजन है, वह भी आजकल क्या हो रहे हैं, दिन प्रतिदिन घटते चले जा रहे हैं और उनकी जगह नए व्यंजन निर्माण हो रहे हैं। तो कौन से व्यंजन ऐसे हैं कि जो घटते चले जा रहे हैं? तो लेखक इसके लिए कुछ उदाहरण देते हैं, जैसे कि छोले हैं, कुलचे हैं, पाव भाजी है। यह व्यंजन आजकल कम कम होते जा रहे हैं और इनके स्थान पर नए व्यंजन आ रहे हैं।
खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता में क्या अंतर है, यह भी लेखक ने हमें इस पाठ के आधार पर बताया है। तो लेखक कहते हैं कि आज नए दौर में भले ही मशहूर चीजें अपना प्रभुत्व बनाए हैं, जैसे कि मथुरे का पेड़ा, आगरे का पेठा, वो नमकीन आदि, लेकिन उनकी गुणवत्ता उतनी नहीं रही। और दूसरी ओर समयाभाव के कारण मौसम और ऋतुओं के अनुसार व्यंजन अब बनते ही नहीं हैं। अब देखिए लेखक ने हमें क्या बताया है कि अगर आज का दौर हम देखते हैं, इस नए दौर में क्या हो जाता है, भले ही कुछ मशहूर चीजें अपना प्रभुत्व बनाए रखे हैं, जैसे कि कुछ प्रदेशीय व्यंजन होते हैं वो काफी प्रसिद्ध होते हैं, मशहूर होते हैं, मशहूर अर्थात प्रसिद्ध, कि जिन्होंने क्या किया है, अपना जो अस्तित्व है, अपना जो प्रभुत्व है वह बनाए रखा है। जैसे कि अगर हम मथुरा जाते हैं तो वहाँ का पेठा लेकर आते हैं, अगर हम आगरा जाते हैं तो वहाँ का पेठा और नमकीन लेकर आते हैं, क्योंकि वह काफी प्रसिद्ध है। लेकिन उनकी जो गुणवत्ता है वह गुणवत्ता पहले जैसी उतनी नहीं रही। लेखक आगे चलकर बताते हैं कि दूसरी अगर हम देखते हैं तो समयाभाव के कारण मौसम और ऋतु के अनुसार व्यंजन अब बनते ही नहीं हैं। लेखक कहते हैं कि शहरी जीवन की भागम भागी व महंगाई के कारण आज उन्हीं देशी विदेशी व्यंजनों को अपनाया जा रहा है जिन्हें बनाने पकाने की सुविधा हो। मेवों से बने व्यंजन खाना हर आदमी के लिए संभव नहीं रहा, क्योंकि महंगे मेवे हर कोई नहीं खरीद सकता है। अब लेखक ने यह भी बताया है कि हमारी सुविधा अनुसार हम क्या करते हैं, हमारी खान पान की संस्कृति में बदलाव लाते हैं, या हमारी खान पान की संस्कृति हम बदलते रहते हैं। तो लेखक बताते हैं कि आज हम शहरी जीवन अगर हम देखते हैं, अगर शहर में रहने वाले लोगों को देखते हैं तो उनकी लाइफ, उनका जीवन कैसा होता है, फास्ट लाइफ होती है उनकी जीवन में काफ़ी भागम भागी होती है कि समय पर जाना है, समय पर आना है, समय पर सारी चीज़ें करनी है, समय पर खाना है, पीना है, समय पर ऑफिस जाना है। समय के हिसाब से शहरी लोग भागते रहते हैं। तो लेखक कहते हैं कि शहरी जीवन की भागम भागाई व महंगाई जो है, इस महंगाई के कारण आज उन्हीं देशी विदेशी व्यंजनों को हम अपना या नहीं जा रहा है, क्योंकि महंगाई बढ़ी है, उतने पैसे नहीं होते हैं, और भागम भागी में हम वह सारी चीज़ें बना नहीं सकते हैं कि उनको आराम से बना सके, खा सके, नहीं होता है। तो उन्हीं चीज़ों के कारण आज हमने क्या किया है, देशी विदेशी व्यंजनों को अपनाया है। अब इन व्यंजनों को हमने क्यों अपनाया है, क्या अपनाया जा रहा है, वह इसलिए कि इन व्यंजनों को बनाने पकाने की सुविधा होती है, यह कम समय में बनते हैं। जैसे कि देखो लेखक ने कहा है कि मेवों से बने जो व्यंजन है वह खाना हर आदमी के लिए संभव नहीं है, क्योंकि महंगे मेवे हर कोई नहीं खरीद सकता। मेवे बहुत महंगे होते हैं ना, काजू, बादाम, पिस्ता, अगर ये आप लेने जाओगे तो बाजार में ये काफ़ी महंगे हैं, और हर एक इंसान के बस की बात नहीं होती है कि इतने महंगे मेवे वह खरीद कर लाए और उन्हें खाए जाए या उनसे मिठाइयाँ बनाई जाए। हर एक इंसान के लिए संभव नहीं होता है, क्योंकि इंसान की उतनी आमदनी भी होनी चाहिए कि उसके पास उतने पैसे हैं तो वह जाकर खरीद कर ला सकता है, नहीं संभव ही है। तो लेखक यहाँ बताते हैं कि महंगे मेवे जो हैं उनको खरीद कर लाना आदमी के लिए संभव नहीं है, क्योंकि मेवे महंगे हैं और उन्हें खरीदना है तो काफ़ी पैसे होने भी ज़रूरी है ना, तो ये उपलब्ध मात्रा में नहीं होता है, तो ये हो नहीं पाता कि महंगे मेवे खरीद कर लाए जाए। अब देश विदेश के व्यंजनों का चलन होने से खान पान की एक मिश्रित संस्कृति बन चुकी है। लेखक हमें क्या बताते हैं कि खान पान द्वारा एक मिश्रित संस्कृति निर्माण हो चुकी है, कि जहां मिश्रित संस्कृति अर्थात क्या, जब दो वस्तुओं को हम मिलाते हैं तो उसका मिश्रण हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ हमारी देश की खान पान की संस्कृति तथा विदेश की जो खान पान की संस्कृति है,
इन दोनों का चलन होने से खान पान की एक मिश्रित संस्कृति बनी है, ऐसा लेखक बताते हैं। यानी कि यहाँ पर देश में बने जाने वाले व्यंजन भी इस्तेमाल किए जाते हैं या खाए जाते हैं, और विदेश में बनने वाले व्यंजनों का भी चलन यहाँ हो रहा है। तो देश विदेश के व्यंजनों का जो चलन है, इनके होने से क्या हो रहा है कि जो खान पान की जो संस्कृति है ना, वह खान पान की एक मिश्रित संस्कृति बनी है, और इस मिश्रित संस्कृति में देश और विदेश इन दोनों के भी व्यंजनों का समावेश है। खान पान से राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिल जाता है। अब देखिए यह किस प्रकार से होता है कि खान पान से भी हमारी राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिल जाता है। कभी सोचा है आप लोगों ने इसके बारे में? नहीं सोचा? अच्छा ठीक है, चलो मैं बता देती हूँ आपको। खान पान की दृष्टि से सभी प्रांत एक दूसरे के पास पास आए हैं। अब लेखक यहाँ बताना चाहता है कि खान पान की दृष्टि से सभी प्रांत क्या हो चुके हैं, एक दूसरे के पास पास आए हैं। यानी कि ऐसा है क्या बच्चों कि इन प्रांतों की जगह कम हो गई और ये एक दूसरे के नजदीक आकर चिपक कर बैठ गए हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। लेखक हमें यहाँ बताना चाहते हैं कि खान पान की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो सभी प्रांत एक दूसरे के पास पास आए, अर्थात हर प्रांतों में उनके जो विशिष्ट व्यंजन बनाए जाते हैं, वह व्यंजन आज दूसरे प्रांतों में भी बनाए जाते हैं और उतनी ही रुचि के साथ उनका आस्वाद लिया जाता है। इसीलिए लेखक यहाँ बताना चाहते हैं कि खान पान की दृष्टि से सभी प्रांत एक दूसरे के पास पास आए हैं। इसी कारण राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिल गया है। इसे और बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि हम खाद्य पदार्थों के साथ साथ एक दूसरे की भाषा, बोली व वेशभूषा को भी जानने का प्रयत्न करें। तो लेखक हमें यहाँ बताना चाहते हैं कि केवल हमें व्यंजनों को अपनाना नहीं है। तो लेखक कहते हैं कि इससे हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो राष्ट्रीय एकता है, इस राष्ट्रीय एकता को भी हम बढ़ावा दे सकते हैं। और इसके लिए लेखक ने यहाँ बताया है कि इसके लिए हमें प्रयास करने हैं। और इस राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें ना ही केवल सिर्फ खाद्य पदार्थों को एक दूसरे से बदलाव करना चाहिए, नहीं, तो हमें खाद्य पदार्थों के साथ साथ एक दूसरे की जो भाषा है, जो हम बोलते हैं ना, अलग अलग प्रांतों में अलग अलग लोग रहते हैं, बोली भाषा बोलने वाले, अलग अलग धर्म के भाषा बोलने वाले लोग होते हैं। तो उनकी जो भाषा है, वह भाषा भी हमें क्या करनी चाहिए, सीख लेनी चाहिए। उनकी बोली व वेशभूषा जो है, इन्हें भी हमें सीखना चाहिए, जानने का प्रयत्न करना चाहिए। और जिस प्रकार हमने उनके राष्ट्रीय व्यंजन को या उनके प्रांतीय व्यंजन को अपनाया है, उसी प्रकार हमें क्या करना है, उनकी भाषा, बोली, वेशभूषा, इनको जानकर उनको भी अपनाने का प्रयास करना चाहिए। तभी हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो राष्ट्रीय एकता है, इस राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दे सकते हैं। तो लेखक हमें यहाँ बताना चाहते हैं कि खान पान की दृष्टि से सभी प्रांत एक दूसरे के पास पास आए हैं। इससे क्या हो चुका है कि राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिला है, और इससे और अधिक बढ़ाने के लिए, यानी कि हमारी राष्ट्रीय एकता जो है उसे अधिक बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, खाद्य पदार्थों के साथ साथ एक दूसरे की भाषा, बोली व वेशभूषा को भी जानने का प्रयत्न करना चाहिए। अब देखिए लेखक ने यह बताया है कि स्थानीय व्यंजनों की अब दुर्गति भी हो रही है। वह किस प्रकार से कि आधुनिकता की जो दुनिया है, इसकी ओर बढ़ने के साथ साथ हमें अपने स्थानीय व्यंजनों को बढ़ावा देना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आधुनिकता की दौर की ओर हम बढ़ते हैं, दुनिया की ओर बढ़ते हैं हम, कि आधुनिक युग है, आधुनिक दौर है, परंतु ऐसा करते समय हम साथ साथ में ही क्या भूल जाते हैं कि हमारा जो स्थानीय व्यंजन है उसको बढ़ावा देना ही हम भूल जाते हैं। उसे छोड़ के सारी चीजों को हम खाना पसंद करते हैं। गलत हुआ।
तो लेखक यहाँ बताना चाहते हैं कि आधुनिकता की जो दुनिया है, इस आधुनिकता की दुनिया की ओर बढ़ने के साथ साथ हमें अपने स्थानीय व्यंजनों को बढ़ावा देना चाहिए। यानी कि हमारे प्रांत में, हमारे प्रदेश में जो भी व्यंजन बनते हैं उनको हमें बढ़ावा देना चाहिए। हमारे व्यंजन हमें दूसरों तक पहुंचाने चाहिए। केवल दूसरों के व्यंजन अपनाना है, उनका स्वाद ग्रहण करना है, नहीं, हमारे व्यंजन भी हमें क्या करना है, दूसरों तक पहुंचाने हैं। इसलिए लेखक यहाँ बताते हैं कि यह जो आधुनिकता की दुनिया है, यह जो आधुनिकता की दुनिया है, इसकी ओर जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो सिर्फ हमें आगे नहीं बढ़ना है, तो साथ साथ में हमें क्या करना है, यहाँ के जो स्थानीय व्यंजन है उन व्यंजनों को भी बढ़ावा देना है। कई व्यंजन जो आम रूप में मिला करते थे वे आज 5 सितारा होटलों में भी मिलने लगे हैं। यहाँ क्या बताया है कि कई व्यंजन ऐसे होते थे कि आम रूप में वह मिला करते थे, परंतु आज वह व्यंजन आम रूप में नहीं मिलते हैं। आज उन व्यंजनों को खाने के लिए हम कहाँ जाते हैं, 5 सितारा जो होटल होते हैं ना, उन होटल में जाते हैं हम। क्यों? ताकि उन व्यंजनों को हम खा सकें। गलत है। तो लेखक यह बताते हैं कि अगर हम हमारे स्थानीय व्यंजनों को अगर बढ़ावा देंगे तो हमें कई व्यंजन जो आम रूपों में मिला करते थे उन व्यंजनों को खाने के लिए 5 सितारा होटल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उत्तर भारत की जो पुड़िया हैं, कचौड़ियाँ हैं, जलेबियाँ हैं, वह सब्जियों से बने समोसे जो है ना, अब बाजारों से गायब होते जा रहे हैं। यानी कि इन चीज़ों को हम काफ़ी कम मात्रा में देखते हैं कि यह बाजार में बिकने आते हैं। तो लेखक यह बताते हैं कि कई व्यंजन जो आम रूप में मिला करते थे, आज उन्हें खाने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ता है, 5 सितारा होटल में जाना पड़ता है, और यह बात तो गलत है। तो लेखक कहते हैं कि लेखक ने ऐसा उदाहरण दिया है कि कौन सी ऐसे पदार्थ हैं कि जो आप बाजारों से गायब होते जा रहे। तो यह बताते हुए लेखक कहते हैं कि उत्तर भारत की जो पुड़िया है, वह कचौड़ियाँ, जलेबियाँ, वह सब्जियों से बने जो समोसे होते हैं ना, आज हम समोसे खाते हैं, केवल आलू से बना हुआ समोसा खाते हैं, उसमें काफ़ी सारी सब्जियाँ होती है क्या? नहीं होती है। तो लेखक बताते हैं कि यह जो सब्जियों से बने समोसे होते हैं ना, ये सारी चीज़ें जो हम खाते हैं यह अब बाजारों से गायब होती जा रही है, कम मात्रा में यह बाजार में पाई जाती है, ऐसा लेखक हमें बताते हैं। लेखक कहते हैं कि आधुनिकता के दौर में भी हम स्थानीय व्यंजनों को छोड़ते जा रहे हैं और पश्चिम के जो पदार्थ है, स्वाद, स्वास्थ्य और सरसता लिए हैं, उन्हें अपनाते जा रहे हैं। स्थानीय व्यंजनों का पुनरुद्धार अति आवश्यक है। अब लेखक हमें यह बताते हैं कि आज हम आधुनिकता के दौर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हम कहते हैं आधुनिकता है, आधुनिकता है, परंतु इस आधुनिकता के दौर में भी हम क्या कर रहे हैं, हमारे जो स्थानीय व्यंजन हैं उन व्यंजनों को हम पीछे छोड़ते जा रहे हैं, उन व्यंजनों को हम भूलते जा रहे हैं। और जो पश्चिम के जो पदार्थ हैं, पश्चिम की ओर बनने वाले जो पदार्थ हैं, उन पदार्थों के स्वाद तथा स्वास्थ्य जो है और उनकी जो सरसता है, उस सरसता को लिए हैं हम, उन्हें अपनाते जा रहे हैं। और उन्हें अपनाते समय हम क्या कर रहे हैं कि हमारे स्थानीय व्यंजनों को ही भूला रहे हैं। तो लेखक आता है हमें यहाँ बताते हैं कि स्थानीय व्यंजनों का पुनरुद्धार अति आवश्यक है, यानी कि उनको हमें प्रचलित करना है, उनको अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाना है, अधिक से अधिक प्रांतों तक पहुँचाना है। पूरे देश में हमें हमारे स्थानीय व्यंजनों का पुनरुद्धार करना है और यही आवश्यक है, ऐसा लेखक हमें बताते हैं। आगे चलकर लेखक बताते हैं कि जो खान पान की मिश्रित संस्कृति है, इस संस्कृति से हम कई बार चीज़ों का वास्तविक स्वाद नहीं ले पाते हैं, यानी कि उन चीज़ों का असल में क्या जो स्वाद है वह हम ले नहीं पाते हैं। क्यों नहीं ले पाते? क्योंकि खान पान की जो मिश्रित संस्कृति है,
इसके कारण कई बार हम प्रीति भोजों व पार्टियों में चले जाते हैं, ये पार्टियों अर्थात समारोह में चले जाते हैं। वहां पर क्या होता है कि हम एक ही प्लेट में विविध प्रकार के व्यंजन परोस कर ले आते हैं। एक ही प्रकार के एक प्लेट में ही हम क्या करते हैं, विविध प्रकार के व्यंजन परोस कर लेकर आते हैं, जिनमें किसी का भी स्वाद हम सही रूप से नहीं ले पाते हैं। आज आधुनिकता के दौर में खान पान की जो मिश्रित संस्कृति है, वह संस्कृति बढ़ती जा रही है और हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम समय अनुसार उसकी जांच करते रहें। लेखक ने बहुत सही फरमाया है। लेखक कहते हैं कि आज हम किसी भी प्रीति भोजों में जाते हैं, पार्टियों में जाते हैं अर्थात समारोह में जाते हैं। वहां जाने के बाद हम एक ही प्लेट में क्या करते हैं, कई प्रकार का भोजन लेते हैं। वह भोजन खाना खाते समय में एक दूसरे में मिश्रित हो जाता है, तो उसका सही स्वाद हम नहीं ले पाते। एक साथ हमने कई सारी चीजें लिए हैं तो उनका सही स्वाद हमें समझ में आएगा नहीं। अगर एक समय पे हम एक या दो चीजें खाएंगे तो उसका स्वाद हमें समझ में आएगा। तो लेखक हमें यही समझाना चाहते हैं कि अगर कई बार हम प्रीति भोज एवं पार्टियों में चले जाते हैं, समारोहों में चले जाते हैं, तो उस वक्त हम काफी सारे व्यंजन अपने प्लेट में परोस कर लेते हैं, परंतु उसका सही स्वाद हम सही रूप में नहीं ले पाते हैं। तो आज आधुनिकता के दौर में खान पान की यह जो मिश्रित संस्कृति है वह बढ़ती जा रही है और इस दौर में हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हमें समय के अनुसार उसकी जांच करते रहना चाहिए। तो आज हमारा खान पान की बदलती तस्वीर, यह पाठ यही समाप्त होता है। धन्यवाद एवं शुभ दिन।